नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे अवैध अतिक्रमण भारी, पर्यावरण बचाने की तैयारी। उत्तराखंड में जल्द होने जा रहे निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां निकाय चुनाव को लेकर लगातार कोर्ट से लग रही फटकार है, तो वहीं दूसरी ओर विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का विरोध और अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि तेज बारिश के बीच एक बार फिर सोमवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेसीबी की मदद से एमडीडीए और नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में काठ बंगला और वीर गब्बर सिंह बस्ती में 11 मार्च 2016 के बाद हुए करीब 250 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि एनजीटी के आदेश पर अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बरसात के बीच सरकार गरीबों को बेघर कर रही है, जबकि बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिना नोटिस के ही प्रशासन गरीबों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। वहीं अतिक्रमण पर मचे सियासी बवाल के बीच देहरादून में हजारों लोग दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास तक सड़क चौड़ीकरण की चर्चा के बीच पेड़ों को बचाने के लिए लामबंद हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री धामी पहले ही कह चुके कि इस मार्ग पर कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, सड़क चौड़ीकरण भी नहीं किया जा रहा है। इसके बाद भी सभी ने पैदल मार्च निकालकर सरकार से पेड़ों के कटान पर रोक लगाने की मांग की है। लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो निकाय चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का कार्य किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या लोगों की नाराजगी निकाय चुनाव में भाजपा को भारी पड़ेगी। सवाल ये भी है कि आखिर कौन है जो इन मलम बस्तियों को पहले बसा रहा है और फिर इनको उजाड़ा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। देहरादून जिला प्रशासन ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी तेज बारिश के बीच कांट बंगला और वीर गब्बर सिंह बस्ती में 11 मार्च 2016 के बाद हुए करीब 250 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि एनजीटी के आदेश पर अवैध निर्माण पर ये कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बरसात के बीच सरकार गरीबों को बेघर कर रही है, जबकि बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिना नोटिस के ही प्रशासन गरीबों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। मेरे चंदर देवी के नाम से, मेरे मम्मी के नाम से, सासू माँ के नाम से जमीन है, तो मेरे कोई नोटिस नहीं दे रहा था। तो मैं नगम निगम में गया एक दिन, तो बोला कि से कोई नोटिस दिया गया है, कागज दिया गया है, तो बोला कि नहीं। हम बोला कि नहीं, हमारे कोई चीज नहीं दिया जा। तो जब कोई चीज दिया गया नहीं है तो चुपचाप आराम से घर में बैठे रहो, जब तुम्हारे नोटिस जाएगा तब तुम आया करो। 19 तारीख के मेरे नोटिस दिया गया, तो मैं बोला कि मैं पूछा उसको से भाई जी से एक कागज लेकर मैं कहाँ जाऊँ, तो बोला कि से तुम्हारे एमडीडी जाने पड़ेगा। 20 तारीख में एमडीडी गया, तो बोला कि से कागज है तुम्हारे पास। हम कहले हाँ, सारे चीज मेरे पास है। बोला कि लाओ सारे चीज। फिर मैं वहाँ जमा किया 20 तारीख के, तो बोला कि कोई मतलब नहीं है तुम्हारे घर टूटने के, कोई जरूरी नहीं है, कोई नहीं तोड़ सकता है। अभी क्यों हमारे घर में जेसीबी लग रहा है, बताओ। हमारे सब जानने वाले रिश्तेदार हैं, ठीक है। अगर इनका नोटिस नहीं है तो तोड़ा क्यों जा रहा है? अगर जिसका नोटिस दिया है उसका तोड़ा जाए। लेकिन अब क्या है कि इसमें दादागिरी चल रही है, जिसका नोटिस नहीं है उसका भी तोड़ो, जिसका नोटिस है उसका भी तोड़ो। तो इसका क्या मतलब बनता है? मेरे को तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही। या तो नगर निगम की दादागिरी चल रही है या प्रशासन की दादागिरी की। 400 कुछ मकान टूटे हैं जो चिन्हित के, जो 11 मार्च 2016 के बाद जो इंक्रोचमेंट हुआ है वो सब टूटने लगे। अभी तक सर कितनी प्रशासन की टीम है और क्या? हमारा पूरा एमडीडी की सारी टीम लगी हुई है और एसडीएम लोग हैं और पुलिस फोर्स है। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया। नोटिस जारी नहीं है, लेकिन है नहीं है, हमें पता लग रहा तो हम तोड़ेंगे। वहीं अतिक्रमण पर मचे सियासी बवाल के बीच देहरादून में हजारों लोग दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास तक सड़क चौड़ीकरण की चर्चा के बीच पेड़ों को बचाने के लिए लामबंद हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि इस मार्ग पर कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, सड़क चौड़ीकरण भी नहीं किया जा रहा है। इसके बाद भी लोगों का भरोसा नहीं है।
नाराज लोगों ने पैदल मार्च निकालकर सरकार से पेड़ों के काटने पर रोक लगाने की मांग की है। लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो निकाय चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का कार्य किया जाएगा। देखिए, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे उसका कोई अर्थ नहीं है ना। जो इस समय खाली ये इस प्रकरण को लेकर के नहीं है, ये लोगों की जो नाराज़गी है, लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो निराशा है, उसको लेकर के आज देहरादून की सड़कों में इस किस्म का जो सैलाब निकला है, वो निश्चित तौर पर भी किसी भी सरकार को जो है वो चिंतित करना चाहिए। 24 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए। आप ही मुझे बताइए कि क्या कभी आपने देहरादून में इस किस्म की जेंट्री का आप लोगों ने खुद देखा है बाहर आना? तो ये सामान्य तौर पर इस पब्लिक को ऐसा कहा जाता है जो कि अपने घरों के अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन आज अगर 1000 लोग इस किस्म के यहाँ पर बाहर निकले हैं, ये निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा, उनकी नाराज़गी, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी चिंता, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज इस पर्यावरण बचाओ वॉक और आंदोलन के माध्यम से सामने आई हैं। देखिए, उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और हमने अपनी जितनी भी नीतियाँ बनाई है पर्यावरण को ध्यान में रखकर हमने बनाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शन से पहले ही उस सारे विषय संज्ञान में लिया। ये स्वाभाविक रूप से है कि जब विकास की दृष्टिकोण से योजनाएं बनती है उसमें अनेकों बार पेड़ कटान भी एक इशूज़ बन जाता है। लेकिन पहले उत्तराखंड के अंदर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि हम सब लोग जो भी विकास की योजनाएं बनाएं उसमें पर्यावरण को विशेष रूप से कैसे संरक्षित रखा जा सकता है उस दृष्टि से कार्यक्रम रहेगा। और अभी हमने 23 जून से कल से लेकर 16 जुलाई तक हरेला पर्व तक एक पेड़ माँ के नाम इस कार्यक्रम ने लिया है। ये इसके पीछे का उद्देश्य उत्तराखंड के पर्यावरण को बनाए रखना ही है। ये जन आंदोलनों का यही फायदा होता है। देहरादून वासियों ने दिखा दिया कि जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और जिस तरह से एक अपार जनसमूह उमड़ा कल देहरादून की सड़कों पर, मेरे पास शब्द नहीं है आभार और साधुवाद व्यक्त करने का देहरादून वासियों के प्रति। और निश्चित तौर पर उन्होंने सरकार की चूल्हे हिलाने का काम किया और इन्हें कोई गुरेज नहीं होगा दोबारा सड़कों पर उतरने के लिए। ये धामी सरकार को पता होना चाहिए, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि एक तरफ तो धामी जी ने सांत्वना देते हुए आश्वासन इन लोगों को दे दिया कि कोई पेड़ का कटान नहीं होगा, वहीं ये सूत्रों से खबर आ रही है कि अधिकारियों की पूरी मंशा है। अधिकारी कह रहे हैं कि चलिए पेड़ नहीं काटेंगे, लेकिन इन पेड़ों को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह पर। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम सबको पता है कि अभी कम से कम हमारे प्रदेश में तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। कुल मिलाकर निकाय चुनावों से पहले राज्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां कोर्ट में लगातार पड़ रही फटकार सरकार की चिंता को बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विकास के नाम पर पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई का विरोध शुरू हो गया है। इस बीच एनजीटी के आदेशों का अनुपालन करने में जुटी धामी सरकार को अवैध अतिक्रमण पर भी विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा धामी सरकार क्या कुछ समाधान निकालती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो एक और जहां निकाय चुनाव की वजह से लगातार कोर्ट से फटकार सरकार को पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को नोटिस नहीं दिया गया है उनको भी बेघर करने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध लोगों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो पेड़ कटान होने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर भी कल लोगों ने जमकर विरोध किया। और साथ ही साथ हालांकि सरकार ने कहा है कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पेड़ों का कटान किया जाए। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो निकाय चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन पिरशाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूकेडी प्रवक्ता दीपक रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूवैज्ञानिक के बयानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाज सेवी उदित खेड़ेयाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शीशपाल सिंह जी से कर लेते हैं। शीशपाल जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से सरकार की मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां एक और लोग पेड़ कटान का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो अवैध अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है, उन लोगों का भी घर हटाया जा रहा है जो लोगों को नोटिस भी नहीं मिला है। और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो सरकार के विपरीत नजर आ रही है। विपक्ष का क्या इस पर सोचना है?
देखिए जैसी जी, ये जो सरकार है ये हम शुरू से कह रहे हैं कि तानाशाही से चल रही है। इनको जो है प्रचंड बहुमत का जो है नशा चढ़ा हुआ है, और जो जनता की दिक्कतें हैं उसको ये समझने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए ना, अतिक्रमण के नाम पर जो लगातार प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। हम स्वयं जो है शहरी विकास मंत्री से मिले थे, मैं खुद उस प्रतिनिधि मंडल में था, और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि जो है बयान भी दिया है कि जो है किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद पास पूरे दस्तावेज होंगे जो 2000 पहले के दस्तावेज दिखाएगा उसको जो है हम बिल्कुल हटाने का काम नहीं करेंगे। और अब देखिए कि अधिकारी जो है लोग दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, उनके पास पूरे प्रमाण है, लेकिन उसके बाद भी जो है मनमाने तरीके से जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। और एनजीटी के जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है, ये चीज हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई वो एनजीटी का आदेश केवल इन झुग्गी झोपड़ियों के लिए थोड़े ना है। नदी किनारे जितने भी अतिक्रमण है, चाहे वो सरकारी अतिक्रमण है जिसमें चाहे वो विधानसभा नदी में बनी हो, चाहे यूनिवर्सिटी नदी में बनी हो, कहीं आप वही निजी इंटर कॉलेज है, थाने हैं, दुनिया भर के सरकारी स्टेब्लिशमेंट है, कहीं जो है नदियों के किनारे आप देखिए कि बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, होटल है, रिजॉर्ट है, उनपे भी बुलडोजर चलाइए। गरीब का अतिक्रमण नहीं, क्यों अतिक्रमण नजर आ रहा है? और अगर इनको हटाना जरूरी है तो भाई के पुनर्वास की आपके पास क्या योजना है? एक और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो है आजादी का अमृत महोत्सव होगा, हर बेघर के पास अपना घर होगा। दूसरी ओर जो है आप झोपड़ी भी उसके पास नहीं रहने देना चाहते, और वही रवैया इनका पर्यावरण के प्रति है। आप जो है लगातार आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह अवैध रूप से जो है पेड़ों का कटान हो रहा है। अभी सहसहारा रोड पर आपने देखा जिस तरीके से पेड़ों का कटान हुआ रोड चौड़ीकरण के नाम पर, हमने पर्यावरणविदों ने तमाम शहरवासियों ने जो उसका जम के विरोध किया, लेकिन फिर भी जो है सरकार नहीं मानी और मनमाने तरीके से जो है वहां पे कटान हुआ। फिर कहा गया कि हम काटेंगे साथ ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन ट्रांसप्लांट के नाम पर जो पेड़ लगे हैं रायपुर नदी में आप जाकर देखिए सोंग के किनारे, वो सबके सब ठुट बन गए, कोई भी हरा भरा जो है उसमें नहीं हो पाए। फिर खलंगा में जो है 2000 से ज्यादा पेड़ों की कटान की योजना थी, उसका भी जो है पर्यावरणविदों ने हमने खुल करके विरोध किया, तब जाकर के वो योजना स्थगित हुई। और अब जो है मुख्यमंत्री आवास को जो दिला राम चौक से रोड जाती है, वहां पे 200 से ज्यादा पेड़ों के कटान की जो है तैयारी है, निशानदेही हो गई थी। विरोध जो है जब हुआ, लगातार जो है सड़कों पे देहरादून की जनता उतर गई, तब जाकर के अब बयान आ रहा है कि साहब पेड़ों का कटान होगा, लेकिन अभी तक शासनादेश नहीं निकला। और वहां पर आप देखिए 200 साल पुराने जो है पीपल के जो पेड़ हैं, जो लोगों के आस्था से भी जो है जुड़े हुए हैं, वहां भी जो है आप जो है जबकि उस रोड के चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो विकल्पों पर जो है सरकार जो है ये प्रशासनिक अधिकारी काम क्यों नहीं करते? इनको जो है सीधे सीधे ये लगता है पेड़ काटना ही जो है सबसे जो है आसान रास्ता है। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज होती क्यों है? शिषपाल जी, विकल्प भी बता दीजिए ना, विकल्प क्या है उनके पास? पेड़ नहीं कटेंगे तो सरकार क्या करेगी? सड़क चौड़ीकरण कैसे होगा? नहीं, जैसे कि देखिए तमाम विकल्प हैं। उस रोड के चौड़ीकरण की पहले तो आवश्यकता नहीं है, अगर सरकार को आवश्यकता भी है तो आप समझिए उसके विकल्प है कई तरीके, लेकिन विकल्पों पे काम तब होगा ना जब एसी कमरों से बाहर मंत्री निकलेंगे, अधिकारी निकलेंगे। अब खलंगा में कैसे विकल्प मिल गया आप बताइए ना? तो हर चीज का विकल्प है। आप जो है पेड़ों को पहले आप देखिए, गर्मी अप्रैल महीने से इतनी ज्यादा इस राजधानी देहरादून में, उत्तराखंड में, जिसे शांत वादियों के लिए, पर्यावरण के लिए, खुशनुमा माहौल के लिए जाना जाता था, 43 डिग्री के पार पारा कभी हमने सुना नहीं है। इतना है कि यहाँ रहना जो है मुश्किल हो रहा है, और उनका जो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है हरे भरे पेड़, आप उसका जो है अंधाधुंध तरीके से कटान कर रहे हैं। अभी आपने ये सीधी हमने भी डिबेट की थी चक्रोता की कनासर रेंज में, बड़कोट रेंज में, चक्रोता रेंज में जो है दुर्लभ प्रजाति के पेड़ जो है किस तरीके से काटे गए थे। केवल एक डीएफओ को जो है सस्पेंड किया गया, फिर भी वो बहाल हो गया, तो कोई बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आई। अल्मोड़ा जिले में वहां के डीएफओ ने पिछले 5 सालों में मनमाने तरीके से जो है हजारों पेड़ों को काटने की परमिशन दी। जब हमने इस मामले को प्रमुखता से उठाया तब जाकर के उनकी पावर सीट की गई कि अभी कोई परमिशन नहीं देंगे। तो कौन करेगा? जो जिनको जो है रक्षा करनी है पर्यावरण की, वही जो है अंधाधुंध तरीके से जो है अवैध कटान करवा रहे हैं। और आप देखिए परमिशन 4 पेड़ की होती है, 400 काट दिए जाते हैं। तो ये जो है मनमाना जो रवैया है, प्रशासनिक जो तानाशाही है, सरकार की जो मनमानी है, तो ये तो पर्यावरण को जो है कोई इनको फिक्र है न, इनको जो है शिषपाल जी वापस आएंगे।
यो दीपक रावत जी का रुख कर लेते। दीपक रावत जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, विकास के नाम पे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। और सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस प्रकार से कल जो है जन सैलाब सड़कों पे उतरा, वो भी गैर राजनीतिक संगठनों का, और इतना विशालकाय जो अगर समूह सड़क पे उतरता है और सरकार को जो कुंभकर्ण की नींद में सोई है उसको जगाने का कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं पर ये एक प्रश्न चिन्ह सरकार के इकबाल के ऊपर हो जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो जनता है वो मुख्यमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं करती, जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कहीं पर भी कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, उसके बावजूद भी अगर उत्तराखंड की जनता और देहरादून की जनता यहाँ पर इतने भारी समूह में एकत्रित होकर पैदल मार्च करती है, तो कहीं ना कहीं पर ये इकबाल जो सरकार के ऊपर होना चाहिए जनता का, वो कहीं ना कहीं पर कम हुआ है। दूसरी बात, स्थिति यह है इस समय कि जो आपके पास एक पूरी योजना होनी चाहिए। यदि आप उठा लीजिए पिछले 2-3 महीने के जितने भी यहाँ के समाचार पत्र उठा लीजिए, लगातार आप देखेंगे पेड़ कटाने के बारे में जनता उभरी हुई है। आप अभी हमारे बिजली पहले पूछेगा खलिंगा वाले मामले में देखिए, अगर जनता जागरूक होती तो वहां पर सरकार को अपनी नीति नहीं बदलनी पड़ती। आप इनकी कौन सी किस योजना के बारे में बताइए। और सबसे बड़ी ये है कि अभी पिछले 15 दिन जो यहाँ पर 43 डिग्री से ऊपर लोगों ने झेला है, तो उसका सबको प्रभाव समझ में आ गया है कि यहाँ पर अगर पेड़ रहेंगे, देहरादून में पेड़ रहेंगे, उत्तराखंड में अगर पेड़ रहेंगे, तो इसका जो ये गर्मी इन्होंने 15 दिन में जो झेली है। अब यहाँ के जो हमारे वीआईपी कल्चर है वो तो एसी में रहते हैं ना, अपने घर में एसी है, घर से बाहर निकलेंगे एसी में, फिर अपने ऑफिस जाएंगे एसी में। लेकिन जो आम आदमी है, वो आम आदमी तो सड़कों पे चलता है ना, उसे तो रात को तो अपनी छोटी सी कोठरी में सोना है, अब छोटा अपने घर में रहना है। ऐसी परिस्थितियां उसने झेली है, इतना आक्रोशित हो गया है। वो जो 15 दिन की गर्मी का आक्रोश है, वो आप देखिए कि आज सड़कों पर उतरता हुआ दिखा। और ये जिस तरीके से ये सैलाब उतरा है, निश्चित रूप से ये आगामी आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो निकाय चुनाव होंगे, चाहे वो विधानसभा चुनाव होंगे, इसमें इनका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा, उनके जनप्रतिनिधित्व को भुगतना पड़ेगा। रही बात जो बस्तियां टूटने की है, उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट कहना है कि अवैध रूप से जो भी बस्तियां बसी हैं, चाहे वो कभी की बसी हो, किसी के भी कार्यकाल में बसी हो, किसी के समय काल में बसी हो, उनका अगर वो नियम विरुद्ध है तो उनका टूटना अगर कानूनन सही है तो होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए ना, ये सरकारें तब कहां सोई रहती हैं जब इन बस्तियों को बसाया जाता है। आज ही आप वर्तमान सरकार है, 6 नंबर पुलिया में पीछे एक खाला आता है सूचना विभाग के पीछे, आप कभी अपने रिपोर्टरों के पास जाके भेज के देखिए, एक नया देहरादून, मिनी देहरादून बस गया है। अब आप बताइए, कभी इसके बारे में चिंता करी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कभी किसी ने चिंता करी है कि वो कौन लोग जो वहां के बसे हुए हैं। आप जो उस नाले में देखिए, पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है। आप राजपुर रोड में अगर पीछे जो नाला पड़ रहा है, उसको उस नाले में जाके देखिए, पूरा का पूरा एक शहर बस रखा है। कहां से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, कौन इनको बसाता है? और उनके पास ये मत सोचिए कि वो यहाँ पाकिस्तान से आए हो या बांग्लादेश से आए हो, हमारे ही देश के लोग हैं। यही का और आश्चर्य की बात यह है, यही का उनके पास आधार कार्ड भी है। तो आप बताइए किस तरह की राजनीति को ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां पोषित कर रही हैं? प्रश्न तो इनके ऊपर उठना चाहिए ना। अब आज किसके शासनकाल में बसी है? रातों रात तो बसी नहीं है, आज टूट किसी और के शासनकाल में नहीं है, तो प्रश्न चिन्ह कांग्रेस भाजपा में कर रही है। भाजपा के शासनकाल में बसी हुई है, अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो वो कांग्रेस में प्रश्न चिन्ह करती। लेकिन सवाल ये है, एक तरफ तो ये प्रश्न बनता है कि अचानक से उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, अचानक सबसे ज्यादा पलायन जो है विस्थापित हुआ वो उत्तराखंड में हुआ है। तो सवाल यह है कि उन लोगों को सुनियोजित तरीके से अलग अलग विधानसभाओं में कौन बसा रहा है, कौन उसका राजनीतिक वापस आएंगे दीपक रावत जी। ए.के. बयाने जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूवैज्ञानिक है। ए.के. बयाने जी, जिस तरीके से एक और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है और उसके बाद भी उत्तराखंड की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो जाहिर है कि लोग बाहर से आके उत्तराखंड में बस रहे हैं, अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और उस अवैध अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अवैध अतिक्रमण ये यहाँ पर जब हो रहा होता है तब सरकारें क्या कर रही होती है, साथ ही साथ जिस तरीके से हम ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आधार कार्ड भी यहीं का है, टैक्स भी भर रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, और ये सब हो कैसे पा रहा है? देखिए, जहाँ तक क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सबको अच्छी तरह से मालूम है कि कौन इसको कराता है और
और इसमें सरकारी मशीनरी का क्या रोल है और इसका क्या रोल है। सवाल ये है कि जो पर्यावरण की बात अगर हम करें तो वृक्ष कटेंगे तो पर्यावरण का निश्चित रूप से क्षति होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये कि ये सिर्फ सिंगल इशू पे अगर हम सोच के चले कि हम पर्यावरण को बचा लें और बाकी चीज़ों को छोड़ दें तो उससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि सड़कें कम चौड़ी हो गई है, आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बावजूद अगर हम देखें तो सड़क के किनारे हमको दोनों तरफ वाहन खड़े हुए मिलते हैं, वो चाहे रात में खड़े रहें चाहे दिन में खड़े रहें। उसके कारण क्या होता है कि सड़कें जो कम चौड़ी है वो और कम चौड़ी हो जाती है। इसी तरह से अगर हम सड़कों पे पार्किंग का प्रोविजन हटा दें मेन रोड पे या साइड की रोड पे, तब हमारे पास समस्या उतनी गंभीर नहीं रह जाएगी, चाहे वो न्यूटन रोड हो या कोई दूसरी रोड हो। इसके साथ साथ दूसरा अगर हम सोचें समस्या का हल निकालना तो हमको यहाँ उत्तराखंड में स्ट्रीट पार्किंग या बेसमेंट पार्किंग को वैधानिक रूप से मान्यता देनी पड़ेगी। और इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है कि जिसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। अगर हम इसको मान्यता देते हैं तो फिर हमारे पास हर मकान के साथ अगर उसकी बेसमेंट पार्किंग है या स्ट्रीट पार्किंग है तो आप समस्या का काफ़ी कुछ हद तक निदान निकाल सकते हैं। परंतु सिर्फ पर्यावरण को लेके अगर बात करेंगे तो समस्या फिर मालूम नहीं आ जाएगी। फिर भी लोग रोजगार के लिए भी उत्तराखंड में आते हैं, देहरादून में आते हैं और वो सड़कों पर ठेला लगाते हैं। अब वो भी देखना है आपको। तो इन सारे समस्याओं का समग्र रूप से चिंतन करके अगर हम हल निकालें तब तो एक सफलतापूर्वक हल निकलेगा। फिर पर्यावरण की बात करेंगे तो इस काम से सरकार जो करती है इस काम से सुनती, दूसरे काम से निकाल देती है। और इसी तरह से जंगल कट जाएंगे और वृक्ष कट जाएंगे और समस्या वहाँ की वहीं रहेगी जहाँ सड़कें चौड़ी हुई। जैसे सरदार रोड का उदाहरण दिया गया, सड़कें चौड़ी हुई, पर सड़कें चौड़ी होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ दोनों साइड ठेले लगने लग गए, वहाँ पे पार्किंग हो गई, सड़क वहाँ की वहीं रह गई और जो आम आदमी परेशानी में गुजरता था वही उसी में से गुजर रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि समग्र रूप से इसको चिंता विचार करा जाए और उसका हल निकाला जाए। और जहाँ तक नदी में बसे हुए लोगों का सवाल है, नदी को हम लोगों ने नाले में कन्वर्ट कर दिया है और अगर नाले में कन्वर्ट करते हैं तो कभी न कभी जब अतिवृष्टि होती है तो फिर उसका खामियाजा उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है जो वहाँ पे रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि नदी की मिनिमम चौड़ाई कितनी रखी जाए। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम इस इशू पर ध्यानपूर्वक विचार करके तो अगर हम रखें कि हमको इससे कम चौड़ी नदी को नहीं होने देना है, जो नदी 500 मीटर 600 मीटर चौड़ी हुआ करती थी आज वो घट के 10-15 मीटर चौड़ी रह गई है। तो ऐसे में तो समस्या आज नहीं आएगी तो कल आएगी और जो वहाँ पे रह रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे। और फिर वहाँ के वहीं कि सरकार क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, क्यों नहीं सरकार ने ध्यान दिया। तो एक जो प्लानिंग के पार्ट है और वो खास करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसका हमारे प्रदेश में पूर्ण रूप से अभाव देखने को मिलता है कि आज के 30 साल बाद या 35 साल बाद क्या स्थिति होगी। ये जब मालूम है कि उत्तराखंड में न्यू कैंट रोड पर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों रहते हैं और बड़े बड़े वीआईपी रहते हैं, तो सड़कें चौड़ी चाहिए ही चाहिए क्योंकि आवागमन होगा और जैसे जैसे एज बढ़ेगी या हमारा प्रदेश पुराना होता जाएगा उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे वो व्हीकल का आवागमन भी बढ़ेगा। तो ये सन 2000 के आसपास अगर प्लानिंग करी होती इस रोड पे तो आज ये समस्या शायद नहीं आती। और समस्या का हल करने के लिए मेरा ऐसा मानना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए समग्र प्लानिंग की जरूरत है और समग्र प्लानिंग से ही समस्या का हल निकलेगा, नहीं तो ऐसे पीसमिल अप्रोच से कोई हल नहीं निकल सकता। ठीक है, नवीन पिशाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है। और उदित घेड़ियाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाज सेवी है। उदित घेड़ियाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन पिशाली जी, बहुत सारी चीज़ें आजकल हाल फिलहाल में देखने को मिल रही हैं, जिसमें पहली अगर हम बात करें तो ये अवैध अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा सरकार के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के मन में सवाल ये भी है कि ये अवैध अतिक्रमण होता कैसे है और उसके बाद फिर उनको उजाड़ा जाता है तो उनके विस्थापन के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से किसी के घर को उजाड़ देना, जब उनके पास यहाँ का आधार कार्ड भी बन जाता है इजीली, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, वो पानी का बिल भी दे रहे हैं, वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अब उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया है, उन्हें भी उनके घर पे भी बुलडोजर चल रहा है। और ये जो पेड़ों का कटान और पर्यावरण को बचाने के लिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर भी क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये नगर निकाय चुनाव में आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी यशो जी, मैं काफी देर से जो कांग्रेस के मैं प्रवक्ता तो आज कम कहूंगा इनको, कांग्रेस और यूकेडी के जो यहाँ पर पर्यावरणविद आए उनका भाषण सुन रहा था और
काफी देर से उनको सुन रहा था, उन्होंने अपनी बातें रखी और समाज सेवी जो थे उन्होंने बहुत अच्छी बात अपने यहाँ पर रखी कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी में आता है और सरकार इसलिए काम कर रही है। मैं इनसे पहले अपनी बात करूं, उससे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अवैध अतिक्रमण, अवैध रूप से बसे हुए लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड जिस हिसाब से आपदा प्रदेश है, यहाँ पर आपदाएं आती रहती है और हम आए दिन सुनते हैं कि बादल गिरने की घटना यहाँ पर होगी, इतने लोगों के जान माल का नुकसान हो गया। और अगर उसको सरकार नहीं देखती है और नदी नालों में से लोगों को नहीं हटाया जाता है जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, जहां पर उनको नहीं बसना चाहिए, तो भी समस्या है। तो सरकार अपना काम कर रही है, जो भी एनजीटी का आदेश है उस आदेश का पालन अक्षरशः उत्तराखंड की सरकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष उसमें जो राजनीति कर रहा है वो राजनीति खराब है। राजनीति ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार सड़कों का चौड़ीकरण कर रही है तो वनों में भी मिक्स फॉरेस्ट को बढ़ावा दे रही है हमारी सरकार। तो सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है कि जनता को सुविधाएं दी जाए, लेकिन एक सरकार की भी अपनी लिमिट है और अगर सरकार उस पर कार्रवाई ना करे तो भी विपक्ष राजनीति करता है, कार्रवाई करे तो भी राजनीति है। राजनीति करनी है तो इनको तो केवल राजनीति करनी है, सरकार को अपना विकास हमारा कार्य ये करना है। मसला नहीं है कि आप अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं और अवैध अतिक्रमण बिल्कुल हटना चाहिए। हमारी तो ये समस्या ना कि जब ये बस रहे थे तब आप आंख बंद करके क्यों बैठे थे? आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये आंख बंद करके क्यों बैठे थे? इनके पास आधार कार्ड कहाँ से आया? मुझे इन सवालों के जवाब दीजिए। फिलहाल इनके पास आधार कार्ड कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे भर रहे हैं? ये कैसे बिजली का पानी का बिल भर रहे हैं? मुझे बताएंगे आप? इसका मतलब है कि ये संज्ञान में है, उसके बावजूद भी अगर इनको अब हटाने की कोशिश की जाएगी, बेघर किया जाएगा, तो सवाल उठेंगे। देना मेरा फर्ज है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये देखने की जरूरत है कि कब बसे, किसने इनको बसाया, किसका आधार कार्ड कैसे आया। यही तो समस्या है। यही वो विपक्ष में बैठे लोग जिन्होंने इनको बसाया है इधर उधर से लाकर। बनभूलपुरा कैसे बसा, कैसे यहाँ की नदी नालों पर कैसे कब्जा हुआ, वो आज विपक्ष में बैठे उत्तराखंड की जनता ने उनको विपक्ष में बैठा दिया है। हमारी सरकार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। यशी जी, हमें सिंपल समझना है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बात सवाल ठीक है, ठीक है। रुक जाइए। उदित गडियाल जी का रुख कर लेते हैं शिशपाल जी, उसके बाद आपके पास आते हैं क्योंकि काफी देर से उदित जी भी वेट कर रहा है। उदित जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से पेड़ों को कटान को लेकर कल हमने देखा एक भारी प्रदर्शन आम जनता द्वारा किया गया, जो कि लग रहा है कि जनता कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है। क्या कुछ कहना उस पर? देखिए, ये पुअर अर्बन प्लानिंग है। मैं प्रोफेसर साहब की हर बात से सहमत हूं। ये बहुत पुअर अर्बन प्लानिंग है। जिस दिन इस प्रदेश की नींव डली थी, अगर राजधानी को देहरादून में रखना था तो उसका एक मास्टर प्लान बनना चाहिए था, उसके हिसाब से विकास होना चाहिए था। यहाँ पर कहीं भी विकास हो गया, कहीं मल्टी स्टोरीड बन गई, कहीं पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कॉमर्शियल बेसमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन वो गोदाम के रूप में बने हुए हैं, तो गाड़ियां वहां पार्क ना होके सड़क पे पार्क हो रही हैं। जहां पर परमिशन 4 पेड़ की मिली है 400 कट रहे हैं। ऐसा बहुत जगह देखा गया है। बिल्डर्स, डेवलपर्स जो देहरादून के आसपास साल के जंगल काट रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। सैटेलाइट पिक्चर्स है, सब कुछ अवेलेबल है, लोग रोज रिकॉर्डिंग भी करते हैं। मेरा कहना यह है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये किसी कारण से हो रहे होंगे। इसमें बुद्धिजीवी लोग भी हैं, इसमें सब ऐसे नहीं है कि कोई पैसे पे लाए हुए लोग हैं। ये लोग सब के सब विद्वान हैं, सब जागरूक है, तो इनको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कोई नुकसान हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब अर्बन प्लानिंग ही नहीं है शहर में, तो हम कहाँ चौड़ा करेंगे? ये तो देखिए, ये अभी युवा वो है प्रदेश है, इसकी ओर सभी का आकर्षण बढ़ा हुआ है। यहाँ की कानून व्यवस्था और राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है, इसीलिए लोग भाग भाग के मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, शामली हो, वो यहाँ आके घर लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो सुरक्षित मान रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, अभी काफी सुरक्षित है देहरादून और अन्य क्षेत्र भी उत्तराखंड के। हमारी परेशानी ये है कि अर्बन डेवलपमेंट भी होना है, अतिक्रमण भी होना है। ये किसी एक विशेष सरकार के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सभी इसमें दोषी हैं। आज नहीं, ये कब से बच रहा है, कब से अतिक्रमण हो रहा है, और वर्तमान में भी चल ही रहा है अतिक्रमण। ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण कहीं हटा हो, अतिक्रमण चल रहा है, लोग बस रहे हैं। तो
तोड़ना, जहां तक देखिए ये कोर्ट के निर्देश आ रहे हैं तो सरकारें कार्रवाई कर रही हैं, यानी कि हमारी फिर अर्बन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम अपनी ओर से कार्रवाई नहीं कर रहे। हमें कुछ देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जगमोहन जी ने नेहरू प्लेस दिल्ली में, उसके पीछे बहुत बड़ी अवैध बस्ती थी। उस बस्ती को उन्होंने संपूर्ण रूप से साफ करा, लेकिन जो साफ करे गए उन सबको घर दिया गया। तो पहले घर बना दिए गए उनके लिए, और फिर एक रात में मेरे हिसाब से कम 5-10 हजार परिवार, मतलब लोग थे वहां पर जो हटाए गए। तो ये अगर हमें आज भी अर्बन प्लानिंग करनी है, इनका अतिक्रमण देखिए, अब ये आ गए हैं शहर में, कैसे इनको कनेक्शन मिला है, कैसे इसमें कोई भी दंड नहीं होगा कभी भी, किसने इनके आधार कार्ड बनाए, कैसे बन गए, चलिए मान लेते हैं प्रदेश में आ गए तो हमारे ही अब हिस्से हैं, लेकिन इनको प्रॉपर बसाना, इनको वैध रूप से बसाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं जो प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर गरीब को घर मिलना, उसमें हमारी प्रदेश सरकार को तेजी लाएगी। जहां तक पेड़ कटान का सवाल है, पेड़ कटान तो हाईवे पे कट गए बहुत सारे। प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, या तो ना विकास करें, हम कहीं भी जैसे चल रहे हैं वैसे धक्के खाते रहें, घंटों जाम में फंसे रहें। लेकिन अगर हमें अर्बन प्लानिंग करनी है तो हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। हाँ, जो विद लोग पेड़ काटने के विरोध में, वो ये भी जोर डालें कि कितने पेड़ इसके एवज में लगे हैं, कहां लगे हैं, और उसकी मॉनिटरिंग करें। मजा तो इसमें है, केवल पेड़ काटने से समस्या यही है उदित जी, ये मजे वाली बात नहीं, समस्या यही है। पेड़ लगाने का दावा करना और कितने पेड़ जो लगाए जाते हैं वो कितना फल फूल रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि ये तो हम जानते ही है कि जो पेड़ लगाए जाते हैं उनकी देखरेख नहीं की जाती, खाना पूर्ति की जाती है कि हमने एक एहसान कर दिया एक पेड़ काटकर और उसके बाद हमने कुछ पेड़ लगा दिए। 2-3 चीजें सिटी फॉरेस्ट के लिए, 2-3 चीजें सिटी की ट्रीज के लिए, 2-3 चीजें जो प्रोफेसर साहब अभी विस्तार से बता सकेंगे। सिटी लिमिट्स में जो ट्री होती हैं, वो आप कहीं जाएं, न्यूयॉर्क में घुसे, वॉशिंगटन घूमे, पेरिस घूमे, बड़े बड़े टोक्यो घूमे, बढ़िया सियोल घूमे, कहीं घूमे, आपको वो पेड़ एक लिमिट पे हाइट पे दिखेंगे। हर पेड़ की प्रूनिंग होती है। हम अपने बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं, क्यों काटते हैं? अच्छा दिखने के लिए काटते हैं। वो पेड़ जब सिटी लिमिट्स में आ जाता है तो वो फॉरेस्ट नहीं होता है, वो पेड़ ट्री हो जाता है। और ट्री वो शहर का है, उसको उतना खूबसूरत लगना चाहिए, उसकी प्रूनिंग होनी चाहिए। राजपुर रोड पे आप चलिए, जब बारिश आती है, तूफान आती है, तो डर लगता है कि कोई टहनी टूट के आपकी गाड़ी के ऊपर, मोटरसाइकिल वाले के ऊपर ना गिर जाए, कोई किसी घायल ना हो जाए, कोई और ऐसा हुआ है कई जगह। तो बहुत सारी अर्बन प्लानिंग है जो आज भी नहीं हो पाई है। हम शहरों को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, जवाब भी लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और बात कर रहे हैं हम आज, जहां एक तरफ अतिक्रमण को लेकर सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ पेड़ों का कटान जारी है, जिसको लेकर जनता के द्वारा विरोध किया जा रहा है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। शिषपाल जी अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए यशी जी, यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि साहब जो है ये जो अवैध बस्तियां हैं ये कांग्रेस पार्टी ने बसाई हैं। मैं कह रहा हूँ हमारा तो शुरू से ही जो है ये, हम तो किसी को उजाड़ने के पक्ष में ही नहीं है, लेकिन जो है इनकी पार्टी में जो बैठे हैं, इनके विधायक गणेश जोशी, जो यहाँ पर जो है अवैध रूप से बताने की हो रही है, पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री हरबंश कपूर जी, आज उनकी पत्नी वहां पर है। इन लोगों का क्या रोल है? इन्होंने भी कुछ किया है नहीं किया इस शहर के अंदर? जरा पूछे, जब अगर ढंग से छानबीन होगी, इस शहर की जनता जानती है। लेकिन जो है हम यही तो कह रहे हैं कि भाई लोगों को उजाड़ने से पहले, क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारी देश के लोग हैं, इनके पास घर नहीं तो ये कहां जाएंगे? इनके बच्चे जो है वहां पर पल रहे हैं, इनके बच्चे वहां पर जो है बढ़ रहे हैं, तो इनके बच्चों के भविष्य की चिंता करना कि सरकार। शिषपाल जी, अवैध अतिक्रमण क्या अच्छी बात है? मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए, हाँ या ना। एक रात में, लेकिन उन सबको जो है मकान दिए गए, उनको आवास दिए गए। तो ये सरकार शिषपाल जी, फिर आप वही बात कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण अच्छी बात है क्या? तभी तो कहा था अवैध अतिक्रमण अच्छी बात है क्या? सवाल पूछ रहे हैं, कुछ बोल रही है, कुछ बोलना चाह रही है। सवाल तो आप जो है दूसरी ओर आपका जो है डबल रवैया है, स्टैंडर्ड है इनका।
जो है यशी जी, एक और बिष्ट जी, कांग्रेस सीधे तौर पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित में काम कर रही है। दोनों रुक जाइए नवीन जी, बीच में रुक जाइए जरा, उनको पूरा कर लेने दीजिए। आप निरस्त कर दीजिए उस अध्यादेश को। आप बोलेंगे हम एक भी गरीब को जो है नहीं देखना, तो हमारी सरकार बसाना चाहती ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। हमारी सरकार है जो अध्यादेश लेके आई है। शिषपाल जी, इससे पहले भी हम लोग कई बार इस पर अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। मुझे बस ये समस्या आती है कि आप अवैध अतिक्रमण को जायज कैसे ठहरा सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि आप उनको विस्थापित करिए, लेकिन सवाल ये भी है ना कि आप किस किस को और कहां पर विस्थापित करेंगे? ये जो लोग आ रहे हैं, पहले ये तो पता करिए कि ये कहाँ के, ये उत्तराखंड के हैं भी या कहीं और से आ रहे हैं? देखिए यशी जी, इस देश का नागरिक है, इस देश में कहीं भी बच सकता है। हजारों लाखों लोग हैं उत्तराखंड के जो दिल्ली में, बंबई में, चंडीगढ़ में, देश के कोने कोने में रह रहे हैं। आप जो है शिषपाल बिष्ट जी, आप उत्तराखंड की जनता को अवैध रूप से बसे हुए लोगों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जो भाजपा करती है, आप सवाल ही नहीं समझ रहे। प्रश्न है अवैध रूप से लोग बसे हुए। आप अपना सत्यापन अभियान चलाइए, किसने आपको रोका? लेकिन आप गरीबों को उजाड़ने कर हमारी सरकार, तो आपको क्यों आफत आ रही है? ये सत्यापन करके ही तो सारा हो रहा है। नवीन जी, आपकी समस्या ये है जब दूसरे नहीं, आपकी समस्या ये है कि आप बात को समझते नहीं। आप केवल विपक्षी के तौर पर राजनीति करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। बिष्ट जी, राजनीति करना ठीक नहीं है। हमारी सरकार अपना काम कर रही है, जो उत्तराखंड की जनता के हित में है, उस काम को यहाँ पर करनी है। क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता, पूरे विश्व की दोनों पार्टी 10 की 10 है। ठीक है नवीन प्रशाले जी, अर्बन प्लानिंग का डिस्कशन चल रहा था, थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं, ये राजनीति से हट के बात कर लेते हैं। अर्बन प्लानिंग जिसका जिक्र अभी यहाँ पर भूवैज्ञानिक के बयानी जी भी कर रहे थे, तुदगड़ियाल जी ने भी जिक्र किया कि आज से 30-35 साल बाद आप उत्तराखंड को कैसे देख रहे हैं? इसकी कोई प्लानिंग है? विकास जरूर, ठीक है शिषपाल जी, एक सेकंड रुक जाइए जरा, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं हम, अर्बन प्लानिंग पर बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं ना जरा। कौन बंद करेगा? नहीं है, ये तो डिबेट हो नहीं पाएगी। अब ये तो डिबेट नहीं हुई, इनका टेप जो है रिपीट होता जा रहा है। इनका थोड़ा स्विच डाउन कीजिए, इनका फेडर डाउन करना पड़ेगा। शिषपाल जी प्लीज, शिषपाल जी प्लीज सहयोग करिए प्लीज। शिषपाल जी को म्यूट करिए प्लीज। शिषपाल जी, गलत बात है ये। नवीन प्रशाले जी जवाब दीजिए प्लीज। पुरानी बात होगी बिष्ट जी, आपका पुराना हो गया। उत्तराखंड की जनता ने आपको नकार दिया, जनता ने आपको किनारे फेंक दिया। पहले इस बात को सुने, अब यहाँ पर काम करने की बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ उत्तराखंड के हित में काम कर रही है। जो भी उत्तराखंड के हित में है उस काम को हमारी सरकार कर रही है। और जो कार्रवाई हो रही है, अवैध रूप से बसे हुए जो लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड सरकार की भी एक लिमिट है, जनता की भी एक लिमिट है, उस लिमिट से बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। हमें यह देखना होगा यशी जी कि हम पूरे भारतवर्ष की अगर जनसंख्या को देखें, उसका अगर असेसमेंट नवीन प्रशाले जी, मैं अभी यहाँ पर मैंने अभी आपसे भूवैज्ञानिक जी की बात का जिक्र किया, अर्बन प्लानिंग एंड ऑल, कि कैसे आज से 30 साल बाद 33 साल बाद आप कैसे देख रहे हैं उत्तराखंड को? उसकी कोई प्लानिंग है? इसकी प्लानिंग कभी की नहीं गई, ना की जा रही है। पेड़ काटने की बात अगर की जा रही तो उनको अगर आप लगा भी रहे हैं तो वो पेड़ किस स्थिति में है, उनकी क्या हालत है, ये देखने की जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार सुनिश्चित कर रही है और सरकार ने इनको शिफ्ट भी किया है। सरकार ने केवल इन पेड़ों को नहीं, इन पेड़ों के नहीं, आपको पता है आप एक बहुत गंभीर मुद्दे पर नवीन प्रशाले जी को उनका वक्तव्य पूरा करने नहीं दे रहे, जो कि काफी गलत बात है। राजनीति अपनी जगह, पर्यावरण अपनी जगह है। शिषपाल जी आप मुझे सुन रहे हैं? आप मुझे सुन रहे हैं? शिषपाल जी आप मुझे सुन रहे हैं? शिषपाल जी बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है ये। नवीन प्रशाले जी 2.5 लाख पौधों का रोपण किया इन्होंने, कहाँ है वो 2.5 लाख पौधे? जरा आप बताएं। वो पेड़ बने, जंगल में जाओ, घर से बाहर निकलोगे तब। ठीक है नवीन जी जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। देखिए यशी जी, जहां तक इस पूरे उत्तराखंड का मास्टर प्लान की बात है तो हमारी सरकार पूरा उसको देख रही है। और जो लोग हैं 2016 तक का जो अध्यादेश हमारी सरकार लाई है
उस पर भी मास्टर प्लान हमारी सरकार बहुत जल्दी ही ला रही है। उस पर काम हो रहा है कि कैसे हम नदी के किनारों से 2-3 लेयर निकाल के उसको पीछे करके कैसे हम मल्टीपल जो है फ्लैट बनाए जाए और उसमें लोगों को शिफ्ट किया जाए। तो सारा काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, आप देख रहे हैं अभी वो बीच में बोल रहे हैं। नवीन जी रुकिए जरा, नवीन जी रुक जाइए। शीशपाल जी क्या चाहते हैं आप? बैरियर बनने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, राजनीति कर रही है। क्या एक सेकंड नवीन प्रशाली जी होल्ड ऑन। शीशपाल जी बताइए जरा क्या चाहते हैं आप? हम पूरा समय आपको ही दे दे। आवाज को बार बार म्यूट करने का काम कर रहे हैं। जब मैं बोल रहा था भाजपा के प्रवक्ता ने शीशपाल जी आपने काफी कुछ बोला और वो हमने सुना। आपको म्यूट करने का काम अभी थोड़ी देर पहले ही किया गया क्योंकि आप सुन नहीं रहे एंकर की। कम से कम एंकर की बात तो सुनिए आप। के नाम पर शीशपाल जी, यशी जी इनको पूरा समय दीजिए। मेरा सवाल इनके लिए केवल एक ही है कि क्या अवैध रूप से बसे हुए लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? ठीक है, एके बियानी जी का रुख करते हैं हम। एके बियानी जी देखिए, अभी यहाँ पर जैसे कि उदित गेड़ियाल जी भी इस बात को कह रहे थे कि पेड़ काटना क्योंकि विकास कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि पेड़ कट रहे हैं, लेकिन उन पेड़ों की जो अन्य पेड़ लगाने की जिम्मेदारी, कितने पेड़ लग रहे हैं, कौन से पेड़ लग रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत सारी जगहों का जिक्र किया। मैं चाहूंगी इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार का मार्गदर्शन होना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास अगर मास्टर प्लान होता तो शायद आज ये स्थिति ही नहीं होती। देखिए, सरकार के पास पूरा नवीन मास्टर जी प्लान है, सरकार काम कर रही है। रुक जाइए, बयानी जी बताएंगे इस पर। आऊंगी मैं। देखिए, जहाँ तक पेड़ कटने का सवाल है और सरकार द्वारा लगाए जाने का सवाल है, तो मुझे यहाँ लगता है कि सरकार पे लोगों का विश्वास उतना नहीं है, क्योंकि जिस विभाग, जंगल विभाग जिसके पास पेड़ लगाने का दायित्व है, वो अपना दायित्व बराबर निभा नहीं रहा। तो ये पिछले 50 साल से मैं देख रहा हूँ वनीकरण का अभियान चल रहा है और अभी तक वहाँ के हम वहीं हैं, बल्कि स्थिति हमारी डिटोरिएट हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जरूरी है कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास हो, या जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार हो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को करे। उनका जंगल विभाग तो ये कहता है कि बरसात आने वाली है या बरसात हो रही है, तब उन्होंने 4 गड्ढे खोदे, उसमें पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए और उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उन पौधों का संरक्षण भी जरूरी है, उनके प्रॉपर मेंटेनेंस भी जरूरी है। आप 1000 पेड़ मत लगाइए, सिर्फ 50 पेड़ लगाइए, और 50 अगर 2 साल 3 साल आपने उनकी अच्छी केयर कर ली तो वो अपना आप बड़ा हो जाएंगे। और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे अगर हम इस तरह से चलें, बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, मतलब पूरे के पूरे एरिया को लेने के बजाय लिमिटेड एरिया में अगर हम इस तरह के मुहिम चलाएं कि वहाँ पे पब्लिक का भी सहयोग हो, NGO का भी सहयोग हो, जो सेवाभावी लोग हैं उनका भी सहयोग हो, और सरकार जो एक कैटलिस्ट के रूप में उसमें काम करे, और उनको अगर वो 10 पौधे लगाते हैं और उसमें से 2 पौधे अगर वो फल के लगाते हैं और वो फल का राइट अगर उनको दे दिया जाए कि जो भी फल ला रहे हैं वो आप यूज़ करेंगे या जैसे भी आप यूज़ करना चाहें करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जंगलों में या हमारे आसपास पेड़ पौधे काफ़ी बढ़ जाएंगे। पर इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो सिर्फ सरकार जो खुद ही एक उदासीन विभाग की तरह से काम करती, उससे काम नहीं चलेगा। और हमको पेड़ तो लगाना ही पड़ेंगे, नहीं तो जो इस साल हमने गर्मी देखी है, अगले साल हो सकता है इससे और ज़्यादा भयावह स्थिति और धीरे धीरे भयावह स्थिति होती जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर से हम बच नहीं सकते हैं। तो उत्तराखंड में ग्लोबल वार्मिंग से अगर बचाना है तो हमको एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हर लेवल पर करना पड़ेगी, और वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बाद ही हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नवीन जी अनम्यूट कीजिएगा। यसी जी, मैं सहमत हूं जो अभी प्रोफेसर साहब ने जो बात कही, और मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार पूर्णतः जिम्मेदार होती है। सरकार, क्योंकि सरकार जनता ने बनाई है, सरकार अपना काम भी कर रही है, और सरकार के कामों के बीच में राजनीति भी होती है क्योंकि विपक्ष वहां पर है। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि हमारी जनसंख्या अगर 1.25 करोड़ की जनसंख्या है, तो कहीं ना कहीं 50 लाख लोग ऐसे हैं जो इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देना चाहते हैं। वो लोग भी धीरे धीरे ये कर रहे हैं कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए। हम कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड महान होना चाहिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत भी है कि हमारा उसमें क्या योगदान है। तो अगर हम ही अगर 50 लाख लोग एक पेड़ लगाते तो 50 लाख होते, तो कहीं ना कहीं अब ये है काम की बात। अगर देखिए, आपका काम तो राजनीति करने का है। अगर हर काम को सरकारी डंडे से ही करना चाहते हो तो सरकारी डंडा चल तो रहा है, बुलडोजर चल, उसका क्यों विरोध कर रहे हो? अगर हर काम सरकारी डंडे से होता है तो बुलडोजर चल रहा है, उसका क्यों विरोध कर रहे हो? किससे विरोध कर रहे हैं बताइए?
अगर आपको सरकारी डंडा चाहिए तो चल अतिक्रमण पर, अवैध अतिक्रमण जो बुलडोजर चल रहे हैं उसको क्यों रोक रहे हो आप? क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हो? आपको संज्ञान लेना पड़ा। नवीन पिरसानी जी और शीशपाल बेश जी एक एक करके बात करिए प्लीज। अवैध अतिक्रमण गलत है या सही है, आप ये बताइए। तो बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ बोलने से नहीं होगा। अरे नवीन पिरसानी जी, क्या आप शीशपाल जी से जवाब मांग रहे हैं? जवाब आपको देना चाहिए, सत्ता में आप हैं। पहले अवैध अतिक्रमण गलत है या सही है, ये बताइए। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब दीजिए। पहले राजनीति मत कीजिए यहाँ ठीक है, आप दोनों को फिलहाल हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करें जहाँ एक और अवैध अतिक्रमण कहीं ना कहीं सरकार की मुसीबत बनता जा रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने के लिए भी अब कहीं ना कहीं जनता एकजुट नजर आ रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए थे। उदित गिडियाल जी, फटाफट अपनी बात को प्लीज पूरा करिएगा कम शब्दों में। देखिए, भी कहा कि ये पुअर अर्बन प्लानिंग का नतीजा है। आपको पेड़ कट रहे हैं जो शहर के अंदर, वो अर्बन प्लानिंग की दिक्कत है। जो अतिक्रमण हो रहा है, अवैध अतिक्रमण, वो बिल्कुल पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से हो रहा है। जहां तक मैं सबको बता देना चाहता हूं, लोग बार बार एक भ्रम फैलता है कि साहब पेड़ कट गए तो 43 डिग्री आ गया। देहरादून का तापमान आज से 50 साल पहले या उससे भी पहले 43 डिग्री गया है। पौड़ी का तापमान जो कभी 30-28 से ऊपर नहीं गया, वो 35 गया। जोशीमठ 35 पे पहुंचा, तो टेहरी 36 पे पहुंचा, नई टेहरी जो 6000 फीट पे है। तो केवल जंगल होने की वजह से तापमान कम हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। हमारी प्रॉक्सिमिटी, ये प्रोफेसर साहब बता सकते हैं, रेगिस्तान से बहुत नजदीक है, तो गर्म हवाएं तो हरदम आते रहेंगी। हाँ, जंगल, पेड़ जो होते हैं वो बहुत ठीक है। उदय जी देखिए, और नवीन जी, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जिस तरीके से विपक्ष मुद्दों को उठा रहा है वो भी कहीं ना कहीं देखना होगा आगे किस तरीके से सरकार इस ओर ध्यान देती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जहाँ एक और अवैध अतिक्रमण को लेकर सरकार की मुसीबतें बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पेड़ों को कटान को लेकर भी जनता सड़कों पर नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।